हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस और आरओआरओ के सभी अभ्यर्थी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखकर सेल्फ स्टडी आप करते रहें, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ साथ देखा जाए तो प्रैक्टिस करना ना भूलें, यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज यहां पे जरूर अप्लाई करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर यहां पर करते रहें और मेरे द्वारा यहां पर आप सभी के लिए इसीलिए मंडे टू फ्राइडे यहां पर आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आई जाती है। आप यहां पर डेली 6-7 घंटे 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेली अगर आप 50 क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस सेट के हल करते चलें तो आपके रिवीजन अच्छा होता रहेगा, आपको समझ अच्छी होती रहेगी, आपके विषय पर यहां पर किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं उससे भी आप अवगत होते रहेंगे और उसी हिसाब से अपनी आप स्टडी मेथड को भी यहां पर थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उससे भी आप परिचित हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो यहां पे देखिए आज के हमारे 50 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है? ए है जल, बी है अमीनो एसिड, सी है ऑक्सीजन और डी है भोजन। तो ए बी सी डी में यहां पे आपको आंसर बताना है। जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या है, ए बी सी या डी में से। देखिए पौधों में जाइलम के साथ साथ एक और होता है फ्लोएम, ठीक है। और ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं पौधों में मिनरल्स, फूड, आपको खनिज, इन सारी चीजों का परिवहन करते हैं। अब यहाँ पे इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लेकर एक मैं ट्रिक बता देता हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया कि जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि जाइलम में जा है, ठीक है, और जल में भी देखा जाए तो जा है। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखिए, जाइलम जो है वो जल के साथ साथ यहां पे खनिज के परिवहन करने का काम करता है। एक चीज और ध्यान रखिए, जाइलम का मतलब होता है जड़, यानी कि जड़ से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का काम जो होता है वो जाइलम करता है। और जाइलम से अगर जड़ों के कह सकते हैं माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां पर आप देखें तो भूमि के नीचे आपको जो चीजें होंगी वही, और भूमि के नीचे हमें क्या मिलता है, जल, और जल के साथ ही हमें क्या मिल जाता है, खनिज। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, जाइलम, जड़, जल, यहाँ पे अगर जल शब्द को ध्यान रखें उससे आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए फ्लोएम है। फ्लोएम का मतलब देखिए यहाँ पे होता है फूड, ठीक है, यानी कि भोजन। तो फ्लोएम जो होता है फूड के परिवहन यानी कि भोजन के परिवहन का काम करता है, और जाइलम जो होता है जड़ इत्यादि से जल और खनिज को लेकर आपको पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का पहला यानी कि ए। दूसरा आसान सा क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं जो कि गैर नवीनीकरण है, या दूसरा है नवीनीकरण है, तीसरा है विद्युत जनित है, चौथा है ऊष्मा जनित है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या कहलाती है? देखिए ऊर्जा दो तरीके की है, पारंपरिक ऊर्जा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है। पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो यहाँ पे देखा जाए जो आपको परंपरागत रूप से हम यूज करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम जैसी चीजें हो गई। और आप ये भी कह सकते हैं कि गैर नवीनीकरण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक बार अगर ये समाप्त हो जाए तो दोबारा आपको मिलती नहीं है। और वही तरह अगर नवीनीकरण ऊर्जा की बात करें, जैसे कि वर्तमान समय में हम सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, आपको जल हो गया, पवन हो गई, ठीक है, ये ऊर्जा जो हो गई आपको नवीनीकरण ऊर्जा हो गई। तो यहाँ पर आप गैर पारंपरिक ऊर्जा के तौर से हम नवीनीकरण ऊर्जा को इसमें मानते हैं। बाकी यहाँ पे गैर नवीनीकरण के अंतर्गत जैसे विद्युत जनित हो गई, कोयला ऊष्मा जनित हो गई, कोयला इत्यादि से पेट्रोल, तो ये सब इसके अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, बी है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, सी है रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, या डी है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के रूप में संगणन के लिए। तो बीओडी बताइए, यहां पर दो वर्ड आते हैं। देखिए बीओडी के साथ साथ एक और वर्ड आता है सीओडी। अब आपको बताना, यहां पे पूछा सीओडी के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन बीओडी के बारे में पूछा गया। तो बीओडी क्या होता है, किस चीज के मानक के संदर्भ में यूज किया जाता है? ए, बी, सी या डी के संदर्भ में। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, देखिए यहां पे होता क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए हम बीओडी को यूज करते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव इत्यादि रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या मात्रा होती है, कितनी वहां पर होनी चाहिए, बेसिकली उसको हम बीओडी की मात्रा से जानते हैं। और अगर वहां पे नहीं है तो एक प्रदूषण की बढ़ती समस्या कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वहां पर कितनी
जरूरी है। इसी तरह जो सीओडी होती है, सीओडी का में सी जो होता है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, अर्थात जो रासायनिक पदार्थ इत्यादि उपस्थित रहते हैं वहां पर उनके हिसाब से कितनी ऑक्सीजन इत्यादि है, और उस हिसाब से बीओडी और सीओडी की मात्रा को ज्ञात करके हम किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के संदर्भ में कितना बेहतर है, या प्रदूषण हो गया है, या जीवों के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं रह गया है, या प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ गया है, इस तरह की चीजों का मापन इत्यादि हम करते हैं। तो 103 का आंसर हो जाएगा ए। चौथा है जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? ए है लेमना, बी है एजोला, सी है वोल्फिया, डी है ट्रापा। तो आप ये बताइए जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में इनमें से हम कौन सा पौधा यूज करते हैं? ए, बी, सी या डी? लेमना, एजोला, वोल्फिया या ट्रापा? देखिए इसका आसान आंसर है एजोला है, जो कि यहाँ पे जल प्लावित धान के खेतों में जलीय पौधे यानी कि एक तरीके के नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता को पूरी करने के लिए यहाँ पर हम एजोला की यहाँ पर पूर्ति यानी कि उसको यूज करते हैं। तो 104 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? आसान सा प्रश्न है। ए है अमोनिया, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे हंसी वाली गैस कौन सी? इसके बारे में आप सब जानते हैं, अलग अलग जगह पे पढ़ा होगा, मूवीज इत्यादि में भी कई जगह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए नाइट्रस मोनोऑक्साइड। ये देखिए तथ्यात्मक जानकारी, इनको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में आती है, अमोनिया इत्यादि हो गई आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो आपको CFC तरह प्रदूषणकारी होती हैं, दम घोटू कह सकते हैं इसे भी, कार्बन मोनोऑक्साइड को, गैस को हम यहाँ पे दम घोटू गैस भी इत्यादि भी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ए है आयोडीन, बी है ब्रोमीन, सी है क्लोरीन और डी है ऑर्गन। तो आप ये बताना है जो समुद्री शैवाल होते हैं उनमें कौन सा यहाँ पे खनिज तत्व आपको पाया जाता है या किसके स्रोत होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए समुद्री शैवाल इत्यादि जहाँ होते हैं, या हम कह सकते हैं समुद्री शैवाल एक तरीके का समुद्री भोजन होता है, और समुद्री भोजन जो होता है वो बेसिकली एक ह्यूमन एक नीड्स होती है आयोडीन की। उस आयोडीन की जो पूर्ति होती है वहां पर देखा जाए तो ये समुद्री शैवाल जो होते हैं वो यहाँ पर एक बेहतर स्रोत माने जाते हैं आयोडीन के। देखा जाए अगर आपको आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा नामक यहाँ पे रोग भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, और समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पे समुद्री शैवाल भोजन के रूप में भी इसीलिए प्रयोग किया जाता है उनके आयोडीन की पूर्ति के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन है निक्टेंथिस, दूसरा है निलुम्बो, तीसरा है निकोटियाना और डी है नेपेंथीस। तो कीटभक्षी पौधे के बारे में बताइए कौन सा है, ए, बी, सी या डी? देखा जाए तो कीटभक्षी पौधे बेसिकली कैसे होते हैं? ऐसे पौधे जो कि कीटों को खाकर अपना यहाँ पर देखा है एक विशेष तत्वों की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, जैसे कि कीटभक्षी पौधे मूलतः उन भूमि में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो यहाँ पे कीटों का शिकार करते हैं, और इसीलिए उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पर एक नाम जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो है नेपेंथीस। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ये जो होते हैं आपको कौन से हैं? ये आपके कीटभक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? केवल 4, केवल 1, केवल 3, केवल 2? आसान सा है। ह्यूमन जो आपका हार्ट होता है उसमें यहाँ पर कितने चैम्बर्स होते हैं? आप सभी को पता है, जब हम यहाँ पर आपको हृदय परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं, हृदय परिसंचरण तंत्र को यहाँ एक तरीके से आपको ब्लड सर्कुलेशन की जानकारी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको संरचना जो देखने को मिलती है उसमें आपको 2 अलिंद देखने को मिलते हैं और 2 निलय देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको शुद्ध और अशुद्ध रक्तों के आवागमन की एक स्थिति देखने को मिलती है, जो कि आपको देखा जाए तो धमनी और शिराएं उसमें यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 और 2 मिला लें 4 चीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा कितने चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पर उन्होंने अलिंद और निलय को अलग अलग करके नहीं पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर टिक करेंगे केवल 4, यानी कि ए आंसर इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान रहा? ठीक है, करंट का क्वेश्चन। ए है 9वां, बी है 10वां, सी है 11वां और डी है 12वां। तो ए बी सी डी में इसका राइट आंसर यहां पे क्या होगा? देखिए यहां पे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संदर्भ में देखा है तो जर्मन वॉच नामक यहाँ पे संस्था के द्वारा हर वर्ष देखा जाए तो एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, और इस वर्ष की जो 2022 की यहाँ पर यह सूचकांक जारी किया गया, उसमें से उस सूचकांक के पहले 3 स्थानों में किसी भी देश को जगह नहीं दी गई थी उन मानकों के अनुरूप। उसके बाद से जो रैंकिंग निकली, बाकी 4 से 10 तक की रैंकिंग में अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो है आपका 10वां स्थान। वहीं चौथे, पांचवें अगर हम छठे पे देखें तो जो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, इनका स्थान आता है। भारत का जो स्थान है उसमें आपको ध्यान रखना है 10वां है। लेकिन देखिए इसको ध्यान में नहीं रखना क्योंकि हर साल यहाँ पे रैंकिंग चेंज हो जाती है, तो आपको नवीनतम रैंकिंग यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ, रैंकिंग सूचकांक से लेकर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इसको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक, व्यर्थ भूमि, आर्द्र भूमि या पानी का हौज? इसके लिए मैं आपको कहूंगा तो अगर आपको इसमें से थोड़ा ना समझ में आए तो आप इसके लिए इंग्लिश का भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वाटरशेड, वेस्टलैंड, वेटलैंड या वाटर रिजर्व। तो यहां पे ये बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। एक जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट, स्टोर एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? देखिए मूल रूप से जो वाटर रिजर्व होते हैं, ठीक है, या वाटर शेड्स भी आते हैं इसमें हम, जिसमें बनाए जाते हैं, भौगोलिक इकाई है। तो यहाँ पर देखा है जैसे कि जल के भूमि के अंदर जो वाटर रिजर्व हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकट्ठा करते हैं, भंडारण उसका आप लंबे समय तक रख सकते हैं, और जब आपको उससे पानी निकालना हो तो आप वहाँ पर हैंडपंप हो गए, बोरिंग्स हो गई, इस तरह से आप उनका पानी यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। तो वाटर रिजर्व हो गए, भूमिगत जल हो गया, या वाटर शेड्स भी आती हैं, आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पानी का हौज या वाटर रिजर्वायर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन है 1974, 1975, 1976, 1977। तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? ए, बी, सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जल्दी से बताएं। 111 का आंसर इसमें से क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के संदर्भ में सबसे पहले इसे 1972 में यहाँ पर संसद के पटल पर रखा गया था, और इसके बाद इसे 1974 में देखा जाए तो यहाँ पर आपको पारित कर दिया गया। एक तरीके से लागू करने की बात यहाँ पर आई, तो यहाँ पर हमें किस वर्ष बनाया गया? तो यहाँ पे 1974 में यहाँ पर देखा है 75 में से पूरी तरह से लागू भी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो 1975 इसका आंसर यहाँ पे होगा। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे उदाहरण क्या है? दलदल है, तालाब है, नदी है या धसाऊ क्षेत्र होते हैं? तो ए, बी, सी, डी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? जब हम इकोलॉजी यहाँ पे पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में एक टॉपिक आता है जिसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को जब आप डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है वो विशेषतर की ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र है जिसको हम जल से संबंधित मानते हैं, और ऐसा जल जो कि लगातार आपको क्या है? गतिमान है, यानी कि बह रहा है। तो अगर हम देखें इन चारों में ऐसा कौन सा तंत्र है जो जिसमें पानी लगातार आपको बहता हुआ दिखाई देता है? तो देखिए दलदल में ऐसा पानी बहने वो दिखाई नहीं देता है, आपका धसाऊ क्षेत्र में भी नहीं है, तालाब भी देखा जाए तो स्टोरेज पानी होता है, लेकिन नदी एक ऐसा तंत्र है जिसमें से लगातार पानी क्या होता है? आपको बहता रहता है। तो इसे हम कहते हैं लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। 112 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी कि NCMB स्थित है मुंबई में, जामनगर में, भावनगर में, पुडुचेरी में? ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर यहां पे क्या होगा?
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ABCD में क्या है? देखिए, मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके अंतर्गत जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके संरक्षण को लेकर काम करना, जलीय प्रदूषण इत्यादि को यहाँ पे समझना, उनकी एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर समझना और उनको यहाँ पे एक संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में यहाँ पे किए जाने वाले कार्य की एक स्थिति, एक कह सकते हैं अध्ययन केंद्र है। तो यहाँ पर जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी को विकसित किया गया है, बनाया गया है, वो यहाँ पर देखा जाए तो आपको जामनगर, गुजरात, ठीक है, बनाया गया है। और ये देखा जाए PPP मॉडल पे है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे, जिसमें भारत सरकार और रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर मिलकर के इसको डेवलप की है या बनाया गया है। तो एक तो 113 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक मुख्य घटक कौन सा है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या पोटेशियम? प्राकृतिक रेशम का घटक क्या है? ABCD, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या पोटेशियम? देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक जो रेशम होता है ये बेसिकली आपको जब इसका निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के एक प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन देखा जाए तो कई प्रकार के आपके पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो कई तरीके के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। और बेसिकली जो अमीनो अम्ल आप देखते हैं तो उसमें आपको नाइट्रोजन की उपस्थिति देखने को मिलती है, और इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कि प्राकृतिक रेशम का जो एक घटक है सीधा सा वो होगा नाइट्रोजन। तो आंसर हो गया 114 का बी। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है। वृक्षवासी जानवर, स्थलीय जानवर, बिल बनाने वाले जानवर या फिर मरुद्भिद जानवर? ABCD। सबसे आसान सा प्रश्न है मुझे अब तक का इसमें जो लगा। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं? मरु, यानी कि रेगिस्तान। तो यहां पर आपका मरुद्भिद क्षेत्र 115 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ यहां पर उसके कारक हैं। देखिए, रोगों में है पेप्टिक व्रण यानी कि जिसे हम अल्सर कहते हैं, दूसरा है डेंगू, फीलफाव और मलेरिया है। इधर है विषाणु, प्रोटोजोआ, क्रिम, विषाणु दो बार दिया है। बेसिकली यहाँ पे देखा है तो जीवाणु आप इसमें संदर्भ में यहाँ पे भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आप देखिए बैक्टीरिया लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीवाणु है, फिर यहाँ पे विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कृमि है। तो कौन किससे यहाँ पर होता है इसको मिलान करना है और इसके संदर्भ में यहाँ पर एक आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मिलान कर लें। देखिए पेप्टिक जो व्रण होता है, या हम कहते हैं इसको पेप्टिक अल्सर भी यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं। ये आपको होता है एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। डेंगू को हम सभी यहाँ पे जानते हैं एक विषाणु से होने वाला आपको रोग है। एक देखा जाए तो एक एडिस एजिप्टी मच्छर होती हैं, उनके थ्रू यहाँ पर ये फैलता है, काटने से यहाँ पर होता है। बोन क्रैकर रोग भी हम यहाँ पे इसे कहते हैं। फील पाँव जिसे हम हाथी पाँव की भी संज्ञा देते हैं, आपको एक फीता कृमि के नाम से होता है, और यहाँ पर इसका आंसर होगा कृमि। वही मलेरिया को हम सभी जानते हैं प्रोटोजोवन के कारण यहाँ पर आपको फैलता है, और जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर ये फैलने का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर वो देखिए काटने से आपको ह्यूमन में आपको फैलता है। तो इसका आंसर एक तरीके से हो जाएगा बी 4, 1, 3, 2, ठीक है। तो रोगों को लेकर उनके कारक, व्याधियां, इलाज इत्यादि को लेकर के क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर किससे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 117 का ए, बी, सी या डी में से। जब भी हम खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको पढ़ते हैं तो खाद्य श्रृंखला का मतलब श्रृंखला होती है जो कड़ी होती है, और एक कड़ी जो होती है दूसरी कड़ी से आपको मिलती चली जाती है, और इस तरीके से श्रृंखला का आपका निर्माण होता है। तो जब श्रृंखला आपको बन रही है तो किसी एक चीज से नहीं हो, कई सारी चीजों से मिलकर बनती है, और इसलिए पोषक स्तर यानी खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने की जो घटना होती है उसका एक पोषक स्तर निर्माण होता है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक चरण, ऐसे चरण आपको बनते हैं, जिसमें यहाँ पर घास फूस यानी शाकाहारी चीज से लेकर आपको कह सकते हैं पौधे और घास से लेकर के आपके सबसे उच्चतम स्तर पर एक प्रेडेटर्स आपको इसमें आपको शामिल होते हैं।
तो इस तरीके से यहां पर आपको पोषक स्तर बनता है जो कि खाद्य श्रृंखला का एक अंग। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है कैसे? इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यदि आपके पास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और वहां पर आप चाहते हैं कि जो विविधता है उसकी आनुवंशिक स्थिति यहां पर बनाए रखने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होगा, अर्थात कि कैसे करेंगे? इन सीटू व्यवस्था को अपनाएंगे या एक्स सीटू व्यवस्था को अपनाएंगे या जीन पूल को बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो देखिए यहां पे इसका आंसर होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है जो जीव जिस प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है उसको उसी प्राकृतिक वातावरण में रखकर उसका संरक्षण करना। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि जीव को उस प्राकृतिक वातावरण से हटा करके एक कृत्रिम वातावरण बना करके वहां पर उसको संरक्षण किया जाना, जैसे कि चिड़ियाघर इत्यादि हो गए। और यहाँ पे जीन पूल होता है, पर्टिकुलर से जीन्स को आप यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ना कि पूरे जानवर इत्यादि को। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 118 का ए। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? केरल, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ए बी सी डी में से यहां पर आप बताइए हांगुल नामक हिरण कहां पाया जाता है? ए बी सी या डी में से? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर देखा जाए इसे यहां पे रेड हांगुल के नाम से भी यहां पर जाते हैं, रेड हिरण के नाम से भी यहां पर इसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ठीक है, पहला है घरेलू अपशिष्ट, दूसरा है मूत्र, तीसरा है मल पदार्थ, चौथा है कीटनाशक। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों, आसानी से अपघटित किए जा सकते हों। और इस संदर्भ में यहाँ पर ए बी सी डी में अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो चाहे वो घरेलू अपशिष्ट हो, घरेलू अपशिष्ट में देखें तो आपको जैसे साग भाजी उससे निकलने वाली चीजें हो गई, खाने इत्यादि से रिलेटेड चीजें हो गई, तो उनको हम यहाँ पर आपको रखते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको मूत्र हो गया, इसमें अमोनिया इत्यादि आपको पाई जाती है, मल हो गए पदार्थ, तो यहाँ पर भी देखा जाए खाद्य के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है डी, कीटनाशक हो गया, प्लास्टिक हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा 120 का टी। क्वेश्चन नंबर 121, ये बताना है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय जो है 8% और सब्सिडी है 9%। तो बताइए इसमें से कौन सा एक है जो इसमें सही नहीं है? देखिए, बजट को लेकर के बहुत ध्यान देना है। बजट आने वाले समय में आपको हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग और कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बजट को जब भी पढ़िए तो डिटेल से पढ़िए, काफ़ी सारे एंगल्स से पढ़िए और इसके डेटा को ज़रूर यहाँ पर ध्यान दीजिए। डेटा को लेकर के जो स्टैट्स होते हैं उस स्टैट्स को ध्यान रखिए। मूल रूप से बजट पूरा का पूरा यहाँ पर स्टैट बेसिस होता है। इस क्वेश्चन में भी देखें जो स्टैट्स बेसिस ही क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी 9% नहीं थी बल्कि 7% थे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके एक सही उत्तर को चयन करना है। ठीक है, जनसंख्या का सिद्धांत दिया हुआ है, 4 सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, तीसरा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, चौथा जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। इस सिद्धांतों के प्रतिपादकों के नाम नीचे दिए गए हैं, थॉमसन, माल्थस, एडविन केनन और हेनरी जॉर्ज। कोड दिए हुए हैं, पहला है 3 4 1 2, दूसरा है 2 3 4 1, तीसरा है 1 2 3 4 और चौथा है 4 3 1 2। तो यहाँ पे बताइए किस जनसंख्या सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसका ए बी सी डी में से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए मिलान करते हैं। पहला देखिए है उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया गया था एडविन केनन के द्वारा।
दूसरा यहां पर देखिए दिया हुआ है कि सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत, जिसे दिया गया था हेनरी जॉर्ज के द्वारा। तीसरा इसमें है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, जिसे यहां पर दिया था थॉमसन ने। और चौथा है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत, जिसे दिया था माल्थस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3, 4, 1 और 2, जो कि यहां पर कूट 1 में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया आपका ए। तो यहां पर इन जनसंख्या सिद्धांतों को कब किसके द्वारा दिया गया है वो हमें यहां पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण, सतत विकास, भविष्य के संसाधन या खपत में कमी करना। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। ये परिभाषा के संदर्भ में दी जाती है, यानी संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के उनके संरक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सतत विकास। और सतत विकास के संदर्भ में यहां पर बोला जाता है कि अगर आपको सतत विकास को सुनिश्चित करना है तो आपके पास जो संसाधन है उनका संरक्षण करना है, उनका इस उपयोग जो है इस तरीके से करना है कि वो भविष्य में भी हम उनका यहाँ पर प्रयोग कर सकें, और इस माध्यम से हम यहाँ पर सतत विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक तरीके से संसाधनों को उपयोग से भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना ही एक तरीके से हम सतत विकास की अवधारणा को यहाँ पर परिभाषित करते हैं। तो 123 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो यहां पर बताइए कौन सी चीज है। ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा है जो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है लेकिन फिर भी 2030 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, अंतरिक्ष अनुसंधान। ए, बी, सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पे इसका आंसर जो है वो है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। ये है जो कि आपका सतत विकास के लक्ष्य भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टारगेट सेट किया गया है अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। लगातार प्रयास करते हुए हम 2030 तक इसके लिए एक बेहतर काम को सुनिश्चित कर सकें। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए दो कथन में से एक अभिकथन, दूसरा उसका कारण बताया गया है। जैसे कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा कहता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चयन कीजिए। ए है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सत्य है किंतु आर यहाँ पे गलत है। डी कहता है ए गलत है किंतु आर यहाँ पे सत्य है। तो बताइए यहाँ पे पर्यावरण और जनसंख्या को लेकर के जो यहाँ पे एक संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें दोनों में से यहाँ पर क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, तो कौन सा सही है? देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है ए सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत है, यानी कि सी। देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन नहीं होता है बल्कि असंतुलित हो जाता है। लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। आपको देखा जाए तो प्रदूषण बढ़ने से आपको जल प्रदूषण हो सकता है, भूमि प्रदूषण हो सकती है, लोगों के रहने के लिए आवास चाहिए तो यहाँ पे कृषि की जमीन की कमी पड़ सकती है, लोगों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो फिर भूखमरी की समस्या हो सकती है। तो पर्यावरण यहाँ पे असंतुलनकारी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कारण जो है वो आर यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा? ठीक है, ए है गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों, समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना। बी है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। सी है गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना। और डी है गरीबी और भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक यहाँ पर साथ आना। तो ये बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का यहाँ पर विषय पूछा जाता है, जो थीम होती है, कई सारे यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, हर वर्ष इनके मनाने के साथ एक थीम जरूर रखी जाती है, एक विषय जरूर चुना जाता है जिन पर यहाँ पे इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है और उस लक्ष्य को उसे बना करके उसे प्राप्त करने की भी कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर इस वर्ष जो थीम रखी गई थी वो थी यहाँ पर व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अर्थात कि देखिए जब भी गरीबी उन्मूलन की गरीबी की यहाँ पर बात की जाती है तो गरीबी के जो लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा दुराग्रही होता है और इसलिए यहाँ पर
जो इस बार का यहाँ पे थीम रखा गया था कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वहाँ पे किसी भी वर्ग का हो, वहाँ पर उसके साथ समान तरीके से एक व्यवहारपूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जैसा हो, उनके साथ यहाँ पर व्यवहार करने को सुनिश्चित करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी कहता है ना तो 1 और ना ही 2। आर्थिक विकास और मानव संसाधन में देखा जाए जो प्रयोग की अगर हम बात करें, आर्थिक विकास अगर हो रहा है तो उसका जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि और जनसंख्या वृद्धि हो रही तो उसका आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों ही यहाँ पर देखा है तो एक दूसरे से संदर्भ में यहाँ पे सही है। जब भी आर्थिक विकास होता है तो इसका प्रभाव जो होता है जनसंख्या पड़ता है, और आर्थिक विकास के साथ लोग यहाँ पे शिक्षित होते हैं, और शिक्षित होने के साथ वो क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, जिससे यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बजाय यहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क को यहाँ पे प्राथमिकता देते हैं, शिक्षित होते हैं, और इसके कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या जो वृद्धि होती है उस पर एक रोक लगाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास क्या प्रभाव पड़ता है कि जनसंख्या वृद्धि देखा है तो जनसंख्या एक डेमोक्रेटिक डिविडेंड्स के तौर पे काम करती है। जो यहाँ पे जितने ज्यादा युवा लोग होंगे वो यहाँ पर उतना ही ज्यादा काम करेंगे, जितना काम यहाँ पर होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर देखा है तो प्रोग्रेस होती है, डिमांड यहाँ पर बढ़ती है, और ज्यादा लोगों के होने से, डिमांड बढ़ने से मार्केट में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर चीज की डिमांड बढ़ने से उनका निर्माण होता है, और इसका यहाँ पे इकोनॉमिकल पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी बढ़ता है। तो एक तरीके से यहाँ पे दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1850, वर्ष 1861, वर्ष 1871 या वर्ष 1881? ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? एक थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसान है, अगर आपको थोड़ा सा भी रिमाइंड यहाँ पर होगा तो हम इसे आसानी से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, भारत में जो पहली बार जो जनगणना की गई थी वो 1872 में की गई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास 1872। तो दूसरा फिर यहाँ पे क्या सही हो सकता है? अगर आप रिमाइंड करें इसके बाद अगला जो होता है, हमारे यहाँ जो 10 की वृद्धि की जनगणना शुरुआत हुई वो 1881 से स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद हर 10 साल में यहाँ पे जनगणना होती थी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो 1881 है, इसलिए हम यहाँ पे टिक करते हैं वर्ष 1881। क्वेश्चन नंबर 129 आते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से एक उत्तर को आपको चुनना है। यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य लिखा हुआ है, एडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14, एसडीजी 15। सूची 2 में लिखा है, विषय लिखा है जलवायु क्रिया, जमीन पर जीवन, असमानताओं में कमी और पानी का नीचे जीवन। अब यहाँ पे नीचे कोड दिया हुआ है 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 2 4 1 या 3 1 4 2। तो ए बी सी डी में इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर यहाँ पे है डी है। ठीक है, 3 1 4 2, यानी कि एसडीजी 13 जमीन असमानताओं में कमी, एसडीजी यहाँ पे आपको देखें 13 जो है जलवायु क्रिया, एसडीजी 14 जो है जमीन पे एसडीजी 14 जो है पानी के नीचे जीवन, और एसडीजी जो 15 है आपका जमीन पर जीवन के संदर्भ में है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट देखते हैं द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, गुन्नार मिडल, अमर्त्य सेन और जिया द्रेस। तो यहाँ पर आप बताइए द चैलेंज ऑफ द पॉवर्टी के लेखक कौन है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे कई सारी पुस्तकों के संदर्भ में जैसे अभी हमने देखा 2 या शायद ये तीसरा शायद क्वेश्चन है जो पुस्तकों पे पूछा गया है। ये वर्तमान की भी हो सकती हैं और पहले की भी हो सकती हैं, दोनों ही संदर्भ में आपके क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें भी देखें इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो है विमल द चैलेंज ऑफ द पॉवर्टी, गुन्नार मिडल के यहाँ पर ये पुस्तक है और ये यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई थी पॉवर्टी के संदर्भ में। तो 130 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? देखिए सरकार की गवर्नमेंट स्कीम को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन ऐसे आएंगे। पहले देखिए यहाँ पे केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी करना, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना और मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में यहाँ पे कमी करना। तो जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जननी जो सुरक्षा योजना यहाँ पे लागू की गई थी, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जच्चा बच्चा दोनों के संदर्भ में, यानी कि मातृ मृत्यु दर में तो कमी करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो नवजात मृत्यु दर है हमें उसमें भी यहाँ पर कमी करना है। तो इसलिए जननी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है वो दोनों के यहाँ पर मृत्यु में कमी करने के उद्देश्य के तहत से लागू किया गया। तो 131 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, सी पर्यावरण शिक्षा, डी ओजोन परत के संरक्षण से। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत चर्चा का विषय रहता है। एजेंडा 21 1992 में जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर हमने यहाँ पे सतत विकास के संदर्भ में बात किया था, तो ये आपको संबंधित है एजेंडा 21 सतत विकास से। तो 132 का जो आंसर हो जाएगा वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। बी कहता है, दूसरा है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? संधारणीय विकास वैश्विक संरचना सूचकांक उससे संबंधित रिपोर्ट क्या सही है और क्या गलत है? ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इनको पढ़ना और समझना। यहाँ पे देखिए कोई स्टैट नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, क्या कोई डेटा है? जी नहीं, डेटा यहाँ पे संदर्भ में आपको ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ दो वक्तव्य दिए गए हैं, उन वक्तव्यों को आपको पहचानना है। एक स्टैट जरूर यहाँ पर मंथ और वर्ष के संदर्भ प्रयोग किया गया और वहीं पर इन्होंने थोड़ी सी आपको हिंट देते हैं गलत है, यानी कि यहाँ पर देखा है पहली व्यवस्था सही है लेकिन दूसरी यहाँ पे गलत है, यानी कि केवल एक ए आंसर यहाँ पे सही होगा। दूसरा गलत क्यों है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहते हैं वैश्विक संधारणीय रिपोर्ट विकास रिपोर्ट हर तिमाही जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत की जाती है, जो कि यहाँ पे गलत है। ये हर तिमाही नहीं होती है बल्कि 4 साल में एक बार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। अगले यहाँ पे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। दूसरा कहता है कि मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सेम है, बस एक में कहा उन्नत हो गई, दूसरे में कहा गिर गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही होगा। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे दो कथन तो साफ साफ निकल जाएंगे, आपको सी और डी में से कोई मतलब नहीं है, एक ही सही है। तो या तो केवल एक सही होगा या तो केवल दो सही होगा। ए या बी में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। 134 का क्वेश्चन ए या बी, सी डी में आपको निगलेक्ट हो गया, लेकिन क्योंकि दोनों ही कथन एक जैसे हैं, सिर्फ एक कहता है उन्नत हो गए, दूसरे में कहता है गिर गई, बाकी पूरा का पूरा लाइन दोनों का एक ही है। अब यहाँ पे देखिए जो आंसर हो जाएगा वो है आपका
जाएगी, क्योंकि हमारी जो रैंक है वो 130 थी, वो यहाँ पे खराब हो गई और गिर गई है और नीचे आ गए हैं, मतलब 132 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी आंसर सही है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के द्वारा इस प्रकार प्रयोग किया जाना कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम चरण हो, यह किस प्रकार की विकास कहलाएगा? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सतत विकास, जैव विकास। तो सिंपल सा वर्ड है ABCD में से आप इसको जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? देखिए एक मुद्दा, एक वर्ड जो है सतत विकास। सतत विकास को उन्होंने कई तरीके से और कई बार कई पहलुओं को लेकर पूछा। ऐसे आई थिंक हमने 4 से 5 क्वेश्चन देख लिए जहां पे सतत विकास को लेकर के घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछा गया है। यहाँ भी इसका आंसर सतत विकास ही है। 135 का आंसर आपका हो जाएगा C। तो ये जो मुद्दा है ना, क्योंकि पर्यावरण में जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, उसके कारण ये सतत विकास का जो मुद्दा है काफी यहाँ पे चर्चा बनता जा रहा है। तो इस मुद्दे को अच्छे से आप डिटेल से हर एंगल से जरूर पढ़िए। अगला देखिए एक योजना और है। देखिए गवर्नमेंट स्कीम जो होती है उनको भी यहाँ पे हमें नहीं भूलना है। गवर्नमेंट स्कीम्स के आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजन यानी कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार माध्यम, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। नीचे कूट दिया है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही ना 2 सही। बताइए कि पीएम गति शक्ति योजना को लेकर के जो दोनों कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई गलत है? A, B, C या D में से? देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, फिर से यहाँ पे देखिए स्टैट है वही गलत है। 2021 नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए है 2021 में किया गया था, तो ये आपका सही हो जाता। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा B, केवल 2 ही यहाँ पर आपको सही है। बाकी योजना के बारे में जो डिटेल्स हैं, 7 इंजनों को लेकर के काम करने वाली योजना है जिसको लेकर के यहाँ पर देश में, पूरे देश में यहाँ पर इस चीज को लॉन्च आउट किया गया है। एक बड़ी योजना है जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस है, और इसे आगे चल के यहाँ पे मोनेटाइजेशन को लेकर भी इसमें काम चल रही है। तो 136 के यहाँ पे आंसर होगा B। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? किसानी, नौकरी, स्वैच्छिक समाज सेवा या परिवहन? तो भाई आर्थिक सेवा का मतलब होता है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिससे कुछ ना कुछ आपको इनकम जनरेट हो या फिर कुछ न किसी अन्य तरीके से आपको कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ प्रोडक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका मोल हो, कुछ मूल्य हो, यहाँ पर आपको देखा जाए तो ऐसे संदर्भ में उसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ खेती किसानी के संदर्भ में आपको कुछ अनाज उगता रहे हैं, इसे बेचकर आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। परिवहन आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको पैसे यूज होते हैं, किसी भी काम के संदर्भ में पैसे आपको मिल रहे हैं। लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा होती है, ये लाभ के दृष्टिकोण से नहीं की जाती है बल्कि किसी को हेल्प करने के लिए की जाती है, ठीक है। इसीलिए समाज में जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो बिना पैसे लिए भी आपका काम करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 137 का आपका C है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। दूसरा, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, या दोनों सही है। तो ये बताइए संघीय बजट 2023, बजट को लेकर के यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक अब तक हो चुके होंगे या ज्यादा ही हो गए होंगे, ठीक है। तो बजट जरूर अच्छे से पढ़ें, योजना अच्छे से पढ़ें, सूचकांक रैंक यहाँ पे अच्छे से पढ़ें, एक एनवायरनमेंट में यहाँ पे सतत विकास, संधारणीय विकास, सम्मेलन, इस तरह की चीजें जरूर ध्यान दीजिए। तो दिवस इत्यादि पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थीम इत्यादि विषय जरूर ध्यान रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम जब पेपर आप देखते हैं तो पेपर को एनालिसिस करिए, सिर्फ क्वेश्चन को हल मत करिए बल्कि एनालिसिस करिए कि आपको क्या चीजें कहाँ से पूछी आ रही हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो इसका आंसर भी हो जाएगा केवल 2। पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन है तो आवंटन सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई वो इसमें की गई। अगला है भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ठीक है, वर्ष 2045, वर्ष 2070, वर्ष 2075 या वर्ष 2080 तक। तो भारत में जनसंख्या स्थायित्व कहने का मतलब है कि जितने लोग वर्तमान समय में हैं उतने ही बने रहें, तो इसे हम कहेंगे जनसंख्या स्थायित्व।
बने रहें कब तक? हमेशा बने रहें, अर्थात 10 साल, 20 साल, 25 साल। कहने का मतलब है जितने लोग मरे उतने ही लोग यहाँ पर आपको उनका बर्थ हो, तो इससे हमारी जनसंख्या स्थायित्व हमेशा बनी रहेगी। तो इस दर को कब तक प्राप्त करना है? तो यहाँ पे देखा है टारगेट है 2045, 2070, 75 या 80। देखिए भारत सरकार के द्वारा अपनी जनसंख्या नीति लेकर आई गई थी सन 2000 में, नई जनसंख्या नीति, और उसमें यहाँ पर टारगेट पहले रखा गया था कि हम इसे 2045 तक इसे सेट करेंगे और यहाँ पे इसे अचीव करेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2010 में एक बार इसमें फिर से इसमें संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके जो नया टारगेट सेट किया गया वो 2070 रख दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय वर्ष राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? राज्यों के 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों की अनुमति। सी है 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य, और डी है 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय का 55 लाख करोड़ रुपए है। तो ए बी सी डी में से बताना है कि एक ही सही होगा, बाकी 3 गलत हैं। तो आपको बताना है सही कौन सा है। सारे स्टैट बेसिस हैं, अब एक स्टैट ही आपको सही है, बाकी 3 स्टैट इसमें से आपको गलत है। अब यहाँ पे देखिए एक और बजट को लेकर एक क्वेश्चन है, तो बजट को लेकर बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। इकोनॉमी में देखा जाए तो या तो बजट उन्होंने पूछी हैं, और या फिर देखा जाए तो आपको सरकार की योजनागत चीजें उन्होंने पूछ ली हैं, या फिर कहीं न कहीं उन्होंने सतत विकास वाले, आर्थिक विकास वाले क्रियाएं आपको पूछ ली हैं। बाकी इकोनॉमी के पर्पस में ज्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं है, सब कुछ यही उठा के पूछ लिया है। यहाँ पे देखते हैं, पहला एक एक करके एनालिसिस कर लीजिए, ज्यादा जहां पे गलत है मैं वो मैं बता देता हूँ। पहला, राज्यों के 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण नहीं है, बल्कि यहाँ पे 20 की बजाय 50 वर्षों के लिए है। जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति दी गई है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर होगा बी। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% नहीं बल्कि 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है, और 2023-24 के बजट अनुमान को कुल व्यय जो है 45 लाख करोड़ रुपए का है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक और क्वेश्चन जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमी बजट है। पहला है जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर हैं। दूसरा है 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई हैं। सी है फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। और डी है पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में यहाँ पे जो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ए, बी, सी या डी में से, ये बताएं। ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जो कि गलत है। ठीक है, फैशन, ग्रोसरी ये सब 2/3 हिस्से पर इनकी पकड़ नहीं होगी, ये यहां पर बस गलत है, बाकी आपका बाकी सब चीजें सही हैं। देखिए निर्धनता को लेकर एक क्वेश्चन यहां पर आया इकोनॉमी में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का एक प्रकार है? पहला है पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकार्यक निर्धनता। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चयन कीजिए। 1, 2 दोनों हैं, 1 और 2 3 हैं, 3 4 हैं या 1 4 है। तो बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जो जिसे हम निर्धनता कहते हैं, या निर्धनता के प्रकार जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताइए 4 में से कौन कौन से प्रकार आपने पढ़े हैं? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक, यानी कि एक व्यक्ति के सापेक्ष, एक यहाँ पर वर्ग विशेष के संदर्भ में, एक पूर्ण स्तर पे कई इस तरह की चीजें, और मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सिर्फ प्रकार्यात्मक निर्धनता जैसी चीजों को हम यहाँ पर नहीं शामिल होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, रूरल हाउसिंग इंटरनेट सब्सिडी स्कीम 2017, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 और सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। तो एक और योजनागत क्वेश्चन, लेकिन स्टार्ट बेसिस और अगेन से आपको सन यहाँ पर सिर्फ सही करना है। अब इतनी सारी योजनाएं याद करने, अभी यहाँ तो सिर्फ 4 हैं, लेकिन योजनाएं जब हम पढ़ने बैठते हैं पता लगा एक ही साल में 40-50 आ जाती हैं। इन्होंने देखिए कब से उठा के पूछ ली हैं,
14 की, 15 की, 17 की योजना भी। हाँ, हो सकता है किसी न किसी कारण चर्चा का विषय नहीं हो, लेकिन इतनी पुरानी योजना भी कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि शायद ना पूछें। तो लेकिन योजनाएं हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015 में नहीं बल्कि 2016 में शुरू यहाँ पर की गई थी। बाकी यहाँ पे तीनों आपका सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, पहला अनूठी उपहार योजना, दूसरा है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, तीसरी है कौशल्या मातृत्व योजना, चौथा है स्त्री निधि योजना। नीचे दिए कोड में से सही उत्तर को चुनिए। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और 3, डी कहता है 2, 3, 4। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? 1 है, 2 है, 3 है या सभी हैं? यस, इनमें से कौन सी राइट आंसर इसका होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर है केवल 1, यानी कि अनूठी उपहार योजना जो है ये यूपी की योजना है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है ये हरियाणा सरकार की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की योजना है। और स्त्री निधि योजना जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 145, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गंगा एक्सप्रेसवे, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो ए बी सी डी में से यहां पर इसका आंसर बताइए। ए बी सी डी में से उत्तर प्रदेश सरकार की 4 में से इसमें से कौन सी योजना है? देखिए यहां पे मनरेगा और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपको केंद्र सरकार की है। गंगा एक्सप्रेसवे जो योजना है, जो 594 किलोमीटर की योजना है, जो आपको मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक यहाँ पर आपको 6 लेन बनने वाली, जो कि एक्सटेंड होकर आपको 8 लेन बन सकती है। इस गंगा एक्सप्रेसवे को यहाँ पर यूपी सरकार की योजना है, जो आपका आंसर होगा सी। और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना भी यहाँ पर देखा जाए तो यह भी राज्य की है, लेकिन यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ सरकार की है, तो यहाँ पर आपको 145 का डी हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के संरक्षक लेखक हैं वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सीएम रंगराजन, रघुराम राजन या बिमल जालान। तो ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ए बी सी डी, इसका राइट आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बिमल जालान, इस पुस्तक के लेखक। देखिए और पुस्तक करीब यहाँ पर आई थिंक 4 से तो ज्यादा हो गई हैं, या 4 से कम तो नहीं है। तो पुस्तकों को लेकर के पूछा गया काफी सारा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका डी, बिमल जालान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 1 फरवरी को या 2 फरवरी को? तो विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पूछा गया है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 फरवरी, जो कि यहाँ पर आपको मनाया गया 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस। और जो कि यहाँ पर इस साल की कह सकते हैं थीम भी रही कि जो निम्नतर आपको आर्द्रभूमियां हैं उनको फिर से पुनर्संयोजित करना, उनका पुनर्संरक्षण करना। तो ये आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संरक्षण के द्वारा, स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा? तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? ए बी सी या डी में से? देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आंसर है 148 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना से किस वर्ष यहाँ पे पुनर्नामित किया गया? 2018, 2019, 2020, 2021? ए बी सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या है? मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना कब किया गया? उसका नाम अर्थात कहने का चेंज किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से? इसका राइट आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2021 में मध्याह्न भोजन योजना को बदल करके कर दिया गया है पीएम पोषण योजना।
लास्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 में अनुमानित आवंटित राशि जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन बजट को लेकर की है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। तो बताइए यहां पर ए बी सी डी में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 150, यानी कि आज के 50 क्वेश्चन और इसके साथ साथ हमने इस पेपर को भी यहाँ पे फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होंगे, अब हम यहाँ पे देखिए एक पेपर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है, उसका एक मोटिव 2023 का था, तो पिछला पेपर हमने डिस्कस कर लिया। हम यहाँ पे एमसीक्यू जो लेकर आने वाले हैं उसमें यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से भी लेकर आएंगे। थोड़ा कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीक से यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलना शुरू हो जाए। तो हम टारगेट करेंगे कि लाइक 5 दिन है तो उसमें हम एक दिन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे करके लेकर आए, उसमें एक दिन आपको करंट अफेयर्स का भी रखा जाए। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज भी एक रिवीजन आपका बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, ये आपका एक राइट आंसर है। बाकी यहाँ पर 3 गलत है क्योंकि यहाँ पे राशि जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 80,000 नहीं बल्कि 86,160 या 65 करोड़ तक के यहाँ पे धनराशि दी गई है। स्वास्थ्य शोध विभाग को 9,155 करोड़ नहीं बल्कि 2,985 करोड़ तक की धनराशि दी गई है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 5,000 करोड़ नहीं बल्कि 7200 करोड़ रुपए की राशि यहां पर दी गई है। तो 150 का आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन से यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए और आपके द्वारा पढ़े हुए सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज को चेकआउट करने के लिए भी हम यहाँ पर इसे सब्जेक्ट वाइज सीरीज के तौर पर भी डेवलप जरूर करेंगे। और बीच बीच में हम आपको इस तरह की टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे जहाँ पर सारे सब्जेक्ट के टॉपिक एक ही जगह रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बस आपको मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहना है। मंडे टू फ्राइडे सेशन को जरूर ज्वाइन करना है। सुबह 10:30 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और बाकी यहाँ पर शाम को 6 बजे का एक सेशन लीजिए। रिवीजन बाकी आप करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।